So let us start today's session. Equilibrium. So what is equilibrium? Equilibrium is the stage of the reaction, because we are dealing with the reaction. So we are talking in terms of reaction only. कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिस पे जो रिएक्शन है उसमें ना कोई चेंज ना हो, मीन्स उसके अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज फिक्स्ड, दैट विल नॉट चेंज, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. इट मे बी फिजिकल और केमिकल, मीन्स विद टाइम देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन. तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे सॉलिड टू लिक्विड. तो सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम कब आता है? एट द मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है? रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दैट बिकम्स कांस्टेंट, दैट बिकम्स सेम. Rate of both, that's why amount of solid water and amount of liquid water becomes constant, और उसका जो ratio है that remains same. Now liquid to gas. तो लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दैट इज एट द बॉइलिंग पॉइंट. उसमें क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज सेम. सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, so that is sublimation. So rate of conversion of solid into gas and rate of condensation of gas into solid, that becomes same, like I2, NH4Cl, ammonium chloride, iodine, camphor, they sublime, and that's why solid or gas, they are in equilibrium, and this is the stage below melting point. Now in solution, like sugar be dissolved in water, and if solution is saturated, if we go on adding sugar in water, what happened at one stage? Sugar stops dissolving, means no more sugar can be dissolved. तो उस स्टेज पे उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट. और उस पे शुगर सॉलिड एंड शुगर एक्वस, दे आर इन इक्विलिब्रियम. इफ वी ऐड शुगर एट दैट पॉइंट, देन शुगर वी added, that is dissolved, and equivalent amount of sugar comes out, and that is called solubility. कि amount of solid in gram dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature, that is called solubility. Now gas, when we dissolved in any solvent, that become gaseous solution, and this type of solution, gaseous solution, is always exothermic. क्योंकि गैस डिजॉल्व होना सॉल्वेंट में मीन्स गैस जो है वो क्या हो रही है? लिक्विफाई. गैस क्या हो रही है? लिक्विफाई. तो गैस से लिक्विड बनना मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कब फेवर होता है? लो टेम्परेचर पे कि हाई? हाँ, लो टेम्परेचर फेवर्स
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए जो ये इस टाइप के रिएक्शन जो हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवर होंगे, मतलब गैसियस सोल्यूशन किस पे एग्जिस्ट करेगा, लो टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल हैं, उनको जैसे हम इवन कूल करके जो है ओपन करते हैं ताकि मोर गैस कैन बी डिजॉल्व, और जो उस पर स्टॉपर लगाया होता है दैट इज अंडर हाई प्रेशर सो दैट मोर गैस कैन बी डिजॉल्व। तो ये रिलेशन होता है हेनरीज लॉ का कि पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द solution. Now chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जैसे A reactant when react with B reactant to give C and D product, तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू concentration of C into concentration of D divided by concentration of A and concentration of B। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, स्मॉल a moles of reactant A plus small b moles of reactant B to give small c moles of product C and small d moles of product D, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D, concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B। तो these are the laws of chemical equilibrium। अगर A to B ये कोई रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो K1, तो K1 इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, और अगर हम इसी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बेसिक रिएक्शन रेज टू पावर स्मॉल n। अगर इसको हम 1/n से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर क्या हो जाएगी 1/n। अगर मान लिया C2D अनदर रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K4 और हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो A माइनस C टू B माइनस D, मतलब माइनस वाले हम उस साइड ले गए, प्लस कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कर दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अगर हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड होंगे। नाउ Kp एंड Kc। यस बेटा, बोलिए बेटा। हाँ जी, हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, क्योंकि C2D C रिएक्टेंट है, D प्रोडक्ट है। बट हमने जब इनको नीचे लिखा है सिक्स्थ में तो D को हम रिएक्टेंट मान रहे हैं और C को प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमने इस दोनों इक्वेशंस को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया ना। दोबारा बोलोगे, क्या बोल रहे हो सर? मतलब A प्लस B की जगह A माइनस B और B प्लस C की जगह B माइनस C ऐसे नहीं लिख सकते। अच्छा, आप ये सोचो ऐसे बोल रहे हो A माइनस C
to give A minus D. बेटा हमने, आप समझो ना, हम A माइनस सी B माइनस डी, ये हुआ ना बच्चे, सीधी सी कोई। तो हमने C को क्या किया, इस साइड ले गए और D को समझे, क्योंकि वी आर नॉट रिमूविंग इट, वी आर जस्ट डूइंग अनदर वे कि A के साथ हमने D को मिक्स कर दिया, तो वी विल गेट B एंड C, ऐसा मान, ठीक है, ओके। तो दीज आर द लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Now if we have reaction A moles of A react with B moles of B to give C moles of C and D moles of D, Kp है Pc raised to power C, Pd raised to power D divided by Pa raised to power A and Pb raised to power B. This is Kp, means equilibrium constant in terms of pressure. और Kc जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। सो Kp और Kc हो गई है। अब P क्या होता है, प्रेशर, दैट इज Pv इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो P इक्वल टू N अपॉन V RT, और N अपॉन V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज C। सो P इक्वल टू CRT। तो हमने क्या किया, जो P है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय CRT, तो पहला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT रेज्ड पर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT रेज्ड पर D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT रेज्ड पर A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT रेज्ड पर B। तो इस तरह से पूरा एक आ गया Kc, और RT की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर C प्लस डी और नीचे A प्लस बी, तो क्या हो गया C प्लस डी माइनस A प्लस बी, and this is number of moles of product minus number of moles of reactant, that is delta Ng. So Kp equal to Kc into RT raised to power delta Ng. This is important relation. तो इसके बेस पे केस 1 बनता है कि इसी रिएक्शन में इफ डेल्टा Ng इज 0, दैट मीन्स Kp इक्वल टू Kc। if delta Ng is greater than 0, Kp is greater than Kc. If delta Ng is less than 0, Kp is less than Kc. Now reversible reaction. Equilibrium पे rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So A plus B to give C plus D. So rate of forward reaction जो है that is proportional to concentration of A into concentration of B. तो rate of forward reaction क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू A इंटू B। वैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा उसके लिए रिएक्टेंट क्या बन जाएंगे, C एंड D। तो RB क्या हो जाएगा, ABC इंटू D। तो यहां से इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। तो उसके बेस पे Kp upon Kc, Kp upon Kb, that is equal to
Kc. Kp equal to Kc. Kc equal to Kf upon Kb. नाउ इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है एंड प्रोडक्ट्स है दैट डू नॉट चेंज विद टाइम. दूसरा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर साइड. किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम जो है वो आ सकता है, चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करो चाहे रिएक्टेंट से. सी दिस वन, इफ वी स्टार्ट विद H2 एंड I2, तो H2 I2 से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, H2 और I2 मैक्सिमम होगा एंड इट विल डिक्रीज विद टाइम. एट द सेम टाइम जो HI है इनिशियली ज़ीरो होगा और विद टाइम इट विल इंक्रीज एंड एक टाइम आएगा व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. वैसे ही इफ वी स्टार्ट विद प्रोडक्ट HI से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में HI बहुत ज़्यादा होगा और क्या होगा, धीरे धीरे HI डिक्रीज करेगा एंड एट द सेम टाइम जो H2I2 है दैट विल इंक्रीज. बट चाहे आप फ्रंट मतलब रिएक्टेंट से स्टार्ट करो चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, एट द एंड इक्विलिब्रियम जो है दैट इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड. तो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो. जी बेटा, जी बोलो. सर वो H2 plus I2 के ग्राफ और HI के ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? हाँ, क्योंकि क्यों ऐसा होगा बता सकते हो? क्योंकि इक्विलिब्रियम विल नॉट चेंज because other conditions are same, reactants are same, product is same, so equilibrium is established from either side. Okay, if we start with the reactant or we start with the product, at equilibrium amount of reactant and product is fixed. Right? Now, okay, अभी गैसेस के केस में मतलब इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन क्लोज्ड सिस्टम्स ओनली. अगर गैसेस हैं तो इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम. गैसेस शुड नॉट एस्केप और सॉलिड शुड नॉट सेपरेट आउट. गैसेस के केस में इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अटेन्ड इन क्लोज सिस्टम. ठीक है, should not and gases should not escape और solid should not separate out. एक मिनट बेटा. जी सर. जी हाँ जी. ओके जी जी. हाँ 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 हाँ. ठीक है सर, ठीक है, जरूर जरूर, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया मतलब बात खत्म हो गई. ठीक सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू. जी.
एक मिनट बेटा। हम्म, ओके। So, in equilibrium is attained in closed systems in case of gases, because in that case gases should, if it is open system, the gases can escape, and in case of solid there is no PPT formation, precipitate formation. They should not separate out. What is the role of catalyst? So catalyst will not change the value of equilibrium constant. It only decreases the time of attainment of equilibrium. Equilibrium is established early if catalyst is present, and catalyst cannot initiate the reaction. Now homogeneous and heterogeneous equilibrium. Homogeneous means if there is only one phase. One phase means, what do you mean by one phase? Yes beta, one phase means, hello जी जी जी, हाँ मैं बाद में बात करता हूँ, तो 2 मिनट में बात करता हूँ ना। ओके, तो रिपीट करोगे बेटा? हेलो, नहीं गलत। एक्चुअली गैस ओके है कि अगर गैस है तो सारे गैस होंगे चलेगा, सारे लिक्विड होंगे चलेगा, मतलब, और कैसे लिक्विड? मिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड हो तो सारे क्या होना चाहिए? मिसिबल या फिर गैसेस। बट अगर सॉलिड है, दो भी सॉलिड है ना, तो दैट इज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, क्योंकि सॉलिड कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। समझे बच्चे? बेटा एक बार बताओ, शुगर और वाटर को हमने डाल दिया, समझना बात को, शुगर और सॉरी सॉल्ट को, शुगर और सॉल्ट ले लिया हमने, बताओ मुझे क्या होगा?
एक शुगर है एक सॉल्ट है, मिक्स होंगे दोनों कभी, तो हेट्रोजीनियस हो गया। कोई दो सॉलिड तो मिक्स हो ही नहीं सकते ना बच्चे, कैसे होंगे बताओ। है ना, इसलिए अगर सॉलिड हैं दो भी तो भी उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मानेंगे। बट अगर सारे गैस हैं, सारे ही लिक्विड हैं, और लिक्विड सारे कैसे मिक्सिबल, तो दैट इज होमोजीनियस। बट अगर सॉलिड से सॉलिड ही बनता है और सॉलिड ही हैं, मान लिया दूसरा कोई है ही नहीं, तो भी वो हेट्रोजीनियस, जितने सॉलिड उतने फेज माने जाएंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो हेट्रोजीनियस हुआ ही ना बच्चे। बोलिए। हाँ जी भाई, क्या बोल रहे हो। हेलो, हाँ जी बच्चे। नहीं तो बेटा वो फिर, वो जो है ना, आप समझे नहीं, वो फिर आपको मतलब वो जो, वो तो सोल्यूशन हो गया ना। आप समझ रहे हो, हाँ वो होमोजेनियस, वो वन फेज हो गया, क्योंकि अभी वो मिसिबल हो गया ना बच्चे। मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते आप। शुगर इन वाटर, तो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, आप समझ रहे हो। वही मैं सैंड इन वाटर करूंगा तो, हाँ मतलब दोज सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो फिर वो वैसे सोल्यूशन का फॉर्म, सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। हाँ बस नाम से क्लियर हो गया, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, है ना। तो सोल्यूशन तो होमोजेनियस ही होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम के यूनिट्स, इट इज कंट्रोवर्शियल एक्चुअली, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम के कोई यूनिट नहीं होते, बट अगर आपको यूनिट लिखने हैं तो केसी में क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर डेल्टा एन जी, और केपी में क्या लिखोगे, प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन जी, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, है ना। केपी इज प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन जी, और केसी जो है कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर डेल्टा एन जी। और जैसे देखो, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होता है उसके हम जो लेते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, वो यूनिटी लेते हैं, वन। क्यों लेते हैं ऐसा, बिकॉज प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो है उसकी जो डेंसिटी है दैट विल रिमेन्स सेम, चेंज नहीं होती डेंसिटी। केसी और केपी जो है, वैसे हम बोलते हैं कि दे आर डायमेंशनलेस, क्योंकि ऐसा माना जाता है, देखो जैसे मैंने लिखा ना कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे 1 मोल पर लीटर, प्रेशर 1 बार, तो x मोल पर लीटर ना, तो उसको 1 मोल पर लीटर से डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो वो x हो जाता है। y बार, तो y बार को 1 बार से डिवाइड करते हैं तो y हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं केसी और केपी डायमेंशनलेस है। पर कई बार कैसा होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केपी, तो आप इस तरफ इसमें जाओगे, जो भी प्रेशर का यूनिट दिया है उसको डेल्टा एन जी पावर कर दो, और केसी के लिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो बताइए मोल पर लीटर, तो रेज टू पावर डेल्टा एन जी कर दो। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
तो पहला तो एप्लीकेशन ये है कि इट कैन प्रोडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्शन हो चुका है, या इक्विलिब्रियम आने पे कितना रिएक्शन हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो अगर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है, 10⁻³ से भी कम, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में हो रहा है, हो ही नहीं रहा रिएक्शन मतलब एक किस्म का, और प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, नेग्लिजिबल। अगर वैल्यू 10⁻³ से भी ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना, और रिएक्टेंट उसमें नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, ये वाला ये वाला, देयर इज़ नो नीड टू सी द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम उसके लिए हम स्टडी नहीं करते। अगर इक्विलिब्रियम की वैल्यू इस रेंज में है 10⁻³ से लेके 10⁻³ के बीच में, then both the reactant and products are present in significant amount, और इन reactions के लिए हम equilibrium study करते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया equilibrium constant का, it can predict the extent of reaction। दूसरा, it can predict the direction of reaction, कि आप क्या करोगे, Kc तो फिक्स होता है, equilibrium constant is fixed for a particular reaction at a particular temperature, so Kc की value does not change, it will change only with temperature, but हम temperature fix कर दें तो Kc fix हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, particular reaction में उस particular stage पे what is the ratio of product to reactant, that is called reaction quotient, और वो जो reaction quotient है ना, उसको Kc से कंपेयर करेंगे। अगर रिएक्शन कोशिएंट, देखो रिएक्शन कोशिएंट भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, इक्विलिब्रियम भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, बट इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, और किसी भी अनदर स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे अगर हम लेते हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो उनके जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशिएंट। तो अगर रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू Kc से कम है, इसका मतलब अभी Kc आया नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट और आएगा, अभी प्रोडक्ट और बनेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर Qc की वैल्यू Kc के बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी रीच्ड। तो अगर Qc कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर Qc ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। नाउ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल, कि अगर चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को, जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, तो सिस्टम जो है क्या करता है, इट ट्राइज टू अनडू द इफेक्ट, वो इफेक्ट को अनडू करने की ट्राई करता है। तो पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं केस 1 लेता हूं कि मैं प्रोडक्ट को डिक्रीज करूं या रिएक्टेंट को इंक्रीज, तो ऑब्वियसली अगर मैं रिएक्टेंट इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, रिएक्टेंट को अनडू करना, रिएक्टेंट को कम करना, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन जो है कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। अगर मैं प्रोडक्ट को कम करता हूं तो रिएक्शन फिर जाएगा फॉरवर्ड। केस 2, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है या प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। रिएक्टेंट डिक्रीज या प्रोडक्ट इंक्रीज तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज फेवर्ड। समझ गए ये कि रिएक्टेंट का डिक्रीज होना मतलब रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्टेंट को बढ़ाने की ट्राई करेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। प्रोडक्ट इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या जाएगा, प्रोडक्ट को डिक्रीज करना, तो दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन।
टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर रिएक्शन जो है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है दे आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। सो टी ग्रेटर देन टी जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। पता है ना, बड़ा अभी इक्विलिब्रियम में किया था हमने कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस, हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, या एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। ओके, एक्सो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा। तो लो टेम्परेचर फेवर्स forward reaction for exothermic reactions. So exothermic reactions, you know, are favored at low temperature. So decrease in temperature favor करेगा। अगर डेल्टा एच जीरो है then there is no effect of temperature. So temperature का इफेक्ट कब होगा? जब या तो हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो। नाउ वैन हॉफ इक्वेशन, तो वैन हॉफ इक्वेशन जो है इट टेल्स अस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये रिलेशन है डी नेचुरल लॉग ऑफ के पी अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वेयर। इट इज जस्ट लाइक आर इन इस इक्वेशन। अपने ये रिलेशन बनता है, देखो के पी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। तो नेचुरल लॉग ऑफ के पी करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, और फिर इसका रेशियो लेंगे, ये मतलब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नॉट अपॉन आर तो ऐसे रहेगा, और टी रेस्ट पर -1 की डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगी? माइनस और माइनस टी रेस्ट पर -2, तो डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वेयर। और इस तरह से जो है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें Kp1 और Kp2 लेके, T1 टेम्परेचर पे मान लिया रेट कांस्टेंट है Kp1 और T2 पे है Kp2, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो नेचुरल लॉग ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर T2 माइनस T1 divided by T1 into T2. It is again just like extended form of R in this equation. और if delta H naught is 0, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 is 0, तो Kp2 अपॉन Kp1 is 1, that means Kp2 equal to Kp1. So Kp मतलब Kp पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, कब? इफ डेल्टा एच इज 0। सो अगर डेल्टा एच नॉट है पॉजिटिव तो Kp2 इज ग्रेटर देन Kp1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर
increases for an exothermic reaction. Now effect of pressure. तो प्रेशर का अगर इफेक्ट देखें हम तो इक्विलिब्रियम जो है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस. इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या चाहता है कि प्रेशर क्या हो, डिक्रीज. तो प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे. तो इसलिए हो रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स दैट साइड ऑफ द रिएक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर लेस. तो देखो ये रिएक्शन है N2 + 3H2 to 2NH3. तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स है. तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा -2. दैट मीन्स डेल्टा Ng इज लेस देन 0. तो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होता है तो डिक्रीज इन प्रेशर जो है दैट फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो अगर डेल्टा Ng 0 है देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. नाउ इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपको पता है कि गैस तो इनर्ट है, ना तो वो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस. सो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, Kp इक्वल टू again pressure of the product over pressure of the reactant, or there is no effect of there is no effect on the equilibrium at constant volume if we add inert gas at constant volume. But if we add the same gas at constant pressure, एक मिनट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करते हैं सेम गैस तो क्या होता है कि जो जब जैसे आप डालोगे गैस ऐड करोगे तो यू नो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमें तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है. तो टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो फिक्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज. तो अंडू करने के लिए रिएक्शन किस साइड जाएगा, जहां गैसियस मोल इंक्रीज हो रहे हैं. रिएक्शन इज फेवर्ड इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीजेस. सो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज फेवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और डेल्टा Ng अगर 0 है तो देयर इज नो इफेक्ट. नाउ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. तो अभी बात डिस्कस किया था हमने कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे. इट ओनली इंक्रीज द रेट, दोनों रेट फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी दोनों रेट को इंक्रीज करता है और टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम उसको डिक्रीज करता है. तो ये एक क्वेश्चन है, ये डेल्टा जी का रिलेशन बताया था ना आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हाँ, -RT/N के.
तो ये क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम है N2O4 गैस और NO2 गैस में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है 298 केल्विन पे, इट इज गिवन टू अस, दैट इज 0.201 एट 1 बार टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज गिवन टू अस। तो आपको डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी नॉट। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है बेटा 0, दो डेल्टा जी नॉट इज नॉट 0 और डेल्टा जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम देखो, आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी का रिलेशन, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मीन्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी 0 है दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? डेल्टा जी का तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि डेल्टा जी तो 0 होगा। अब के निकालते हैं। तो के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने रिलेशन लिख दिया N2O4 गैस टू NO2 गैस, और कितने मोल हैं 2। इनिशियली लेट अस स्टार्ट विद, क्योंकि गैशियस मोल कितने हैं वो तो दिया नहीं, तो हमने लेट अस से कि 1 बोल दिया इसको। तो अगर N2O4 जो है वो 1 है तो NO2 कितना होगा 0 स्टार्टिंग में। ये है इनिशियली। नाउ एट इक्विलिब्रियम लेट अस से अल्फा दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। एंड अगर इसका एक N2O4 का 1 मोल कम होता है तो NO2 के कितने मोल बनते हैं 2। तो अगर इसका अल्फा डिक्रीज होता है तो इसका कितना बनेगा 2 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया हमने 1 प्लस अल्फा। N2O4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा, और NO2 को हो गए 2 अल्फा। अब टोटल प्रेशर, हाँ जी, हमने देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि कितने गैस नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो डिग्री एक में से कितना डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम में, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इक्विलिब्रियम पे कितना है 1 में से कितना कम हो जाएगा जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस अल्फा। यहीं पे अगर ये C होता तो इसको लिखते C माइनस C अल्फा, बट क्योंकि वी विल स्टार्ट विद 1 मोल। हाँ जी, ओके। तो ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फा, तो ये 2 अल्फा हो गया। ओके, अब जो ये रिलेशन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इनटू टोटल प्रेशर। टोटल में से ए गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि उसके कितने मोल हैं उसके अंदर। टोटल में से तो प्रेशर ऑफ N2O4 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो ये हो गया 1 माइनस 0.201 अल्फा इज गिवन टू अस डिवाइड बाय 1 प्लस 0.201। तो ये हो गया आपके पास प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4
वैसे ही NO2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। अब इन दोनों का वैल्यू आ गया तो Kp क्या होता है? प्रेशर ऑफ NO2 रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। तो Kp की वैल्यू आ गई आपके पास। और डेल्टा जी नॉट अभी पढ़ा था हमने कि इट इज़ -2.303 RT लॉग ऑफ Kp। तो 2.303, R की वैल्यू ले ली 8.314, टेम्परेचर 298 और लॉग 0. सर हाँ जी बेटा। सर ऐसे क्यों बोलते हैं कि डेल्टा जी 0 है तो ओके। एक्चुअली बेटा डेल्टा जी नॉट जो है ना, दैट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड विल नॉट चेंज but actual will change. This is the actual gives free energy. वो तो कब होगा? एट 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर। ये तो फिक्स है इसका। बट ये जो है ना, इट इज फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन। ये तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड विल नॉट चेंज। स्टैंडर्ड डिपेंड्स अपॉन Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट ये जो डेल्टा जी है दैट डिपेंड्स ऑन Qp, रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट पे तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, है ना। और ये इसमें फिक्स हो जाता है Kp तो, बट Qp विल कंटिन्यू टू चेंज। और Qp की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तब ये log 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी है, चेंज है एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। बट डेल्टा जी नॉट तो फिक्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू है वो, इसलिए स्टैंडर्ड विल नॉट चेंज। ओके, इफ डेल्टा जी नॉट इज गिवन। हाँ जी बेटा। हाँ जी। हाँ सर, यहाँ पे ये सर यहाँ पे हमने 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे N2O4 के मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम? 1 माइनस अल्फा। और टोटल कितने हैं? 1 प्लस अल्फा। तो वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा ना। NO2 के वैसे ही। हाँ बोलिए। ओके, अब क्वेश्चन है डेल्टा जी नॉट गिवन है आपको 1.7 किलो जूल एंड तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो डेल्टा जी नॉट है वो कैसे रिलेटेड है Kp से, -2.303 RT लॉग Kp। तो लॉग Kp की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो डेल्टा जी नॉट है दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
यहाँ डेल्टा जी नॉट जो ना एच आई दिया है सिर्फ, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन नहीं दिया है, हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ एच आई दिया है ओनली। देखो कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट है कि आपको डेल्टा जी नॉट, हम ऐसे डेल्टा जी नॉट देखेंगे हमें लगेगा कि रिएक्शन का ही होगा और हम कर देंगे क्वेश्चन, बट यहाँ पे डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज गिवन ऑफ द प्रोडक्ट ओनली। तो हमने क्या करना है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज डेल्टा जी नॉट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के जो डेल्टा जी नॉट है दैट इज 0, और रिएक्टेंट जो है उसमें कितने, क्योंकि दोनों एलिमेंटल स्टेट में है बेटा, प्रोडक्ट जो दोनों हैं दे आर इन द एलिमेंटल स्टेट, तो उनकी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो है दैट इज 0। और रिएक्टेंट जो है उसका एच आई का वैल्यू दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 हैं एच आई, तो ये वैल्यू आई -3.4, राइट। तो 3.4 किलो जूल मतलब 3400 जूल, और आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298, तो उसके हिसाब से आपके पास लॉग के पी आ गया 1 बार 0.404, और के पी की वैल्यू आ गई एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.404। तो उस हिसाब से जो के पी है वो एंटी लॉग आता है बच्चे, ओके। तो उस हिसाब से के पी की वैल्यू 0.254 वी विल गेट। तो इसमें वो आंसर कोई नहीं है, बट के पी की वैल्यू ये आपको मिलेगी। Question is, a vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atmosphere. Some of the CO2 is converted into CO on the addition of graphite. The value of K if the total pressure at equilibrium is 0.8 atmosphere. तो आपको क्या निकालना है, K की वैल्यू। अब आपने देखा कि CO2 जो है वेसल में पहले से ही था और जिसका प्रेशर था 0.5, अब उसमें क्या डाल दिया, ग्रेफाइट मतलब कार्बन डाल दिया, और क्या बना, CO। तो लेट अस से कि ग्रेफाइट ने 0.5 में से कुछ प्रेशर माइनस हो गया, मतलब CO2 कुछ CO2 कन्वर्ट हो गया CO में, तो लेट अस से कि उससे CO2 का प्रेशर P कम हो गया, हमें नहीं पता कितना कम हुआ, हमने P मान लिया। और CO अगर 1 मोल CO2 कम होता है तो CO के कितने मोल बनते हैं, डबल। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि अगर P प्रेशर कम हुआ CO2 का तो CO का कितना प्रेशर हो जाएगा, डबल, 2P। तो टोटल जो प्रेशर है वो आ गया 0.5 प्लस P, और टोटल प्रेशर इज गिवन टू अस दैट इज 0.8, और उस हिसाब से जो प्रेशर CO2 का डिक्रीज हुआ वो निकाल लिया हमने 0.3। तो उसके हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो आता है 0.2, और CO का प्रेशर आता है 0.6। तो Kp जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 0.6 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 0.2, तो उसके हिसाब से जो Kp आएगा दैट इज 1.8 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट द टेम्परेचर एट विच कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O अंडरगोज डिहाइड्रेशन। तो इसको अगर मुझे करना है तो डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और उसके हिसाब से जो डेल्टा जी नॉट है दैट शुड बी
0, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आए ना कि आपने वाटर को हटा दिया, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। उस टाइम डेल्टा जी नॉट क्या होगा इसके लिए, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो हमें इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस उनको देना पड़ेगा, देन वी कैन एस्टिमेट द टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस in which all the reactants and the products are in gaseous state. K1 is given, K2 is given. So what is the value of K3 for this reaction? कर सकते हो, करोगे ट्राई, Yes, sir. करो। Yes, sir. ये मैंने लिखा है जो K3 इक्वल टू K2 डिवाइड बाई K1 रेज्ड पर हाफ, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे मैंने लिखा होगा, Yes, sir. बोलिए। सर के लिए जो इक्वेशन है वो एक्चुअली रिएक्शन में देखते हैं K2 plus Q2 जो है वो साइड में आया तो वो नेगेटिव में नहीं है, हाँ सब्ट्रैक्ट होंगे इसलिए, और K2 हाफ है इसलिए हाँ, पावर हाफ हो गई, हाँ बिल्कुल। और पी क्यू आर प्रोडक्ट साइड है और सेम नंबर है, K2 वाले जो है रिएक्शन में सेम टू सेम रहेगी, मतलब R2 रिएक्टेंट तो NaR वो एडिशन भी हुआ है, उसके एडिशन के टाइम पे जिसके एडिशन में ऊपर हाँ वेरी गुड, सही है। और K2 और K1 तो दे रखा है, तो बस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट यूजिंग द इक्विलिब्रियम, Kp को जो एक्सप्रेस किया हमने, Kp log Kp इक्वल टू 7.282 माइनस 8500 डिवाइड बाई T। The complete decomposition of calcium carbonate, the temperature in Celsius to be used is, in the preparation of calcium oxide from calcium carbonate, ये इक्विलिब्रियम है, Kp को ऐसे एक्सप्रेस किया है, तो complete dissociation of calcium carbonate, the temperature in Celsius to be used is, अगर कैल्शियम कार्बोनेट पूरा ही डिकम्पोज हो जाता है तो ऑब्वियसली वी विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमें इतना तो पता नहीं है कि कितना जो है डिकम्पोज होके प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा, है ना, पर हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है और Kp हो गया प्रेशर ऑफ CO2, और प्रेशर ऑफ CO2 लेट अस टेक इट एज 1 बिकॉज इट इज नॉट गिवन। इफ याद रखना, अगर कुछ भी ना दिया हो और हमें रिएक्शन में चाहिए हो तो वी टेक इट एज स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम लेते हैं। ये फिट कर लो दिमाग में, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो चाहिए होता है वो दिया ही नहीं होता। तो अगर ऐसा कभी आए क्वेश्चन कोई भी, तो आपको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना वो जो है वो काउंट कर लेनी, तो उसके हिसाब से यू, हाँ जी सर कंप्लीट डिकम्पोजिशन लेके आते हैं Kp 1 पे से ले लो, मैं वही बोल रहा हूँ कि Kp बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। Kp क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 अब तो दिया नहीं है,
तो हम क्या करेंगे कि CO2 के प्रेशर को हम जो है वो 1 ले लेंगे और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 to 2NO, it is given. Mixture consisting of 5 gram of nitrogen, 2 gram of oxygen in a container of volume 1 decimeter cube. It is heated to 2300 Kelvin and allowed to come to equilibrium. तो कैलकुलेट करना है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमने इनिशियली मोल्स लिख लिए। N2 के मोल्स कितने हो गए 5/28, O2 के 2/32, ये हो गए मोल्स। इक्विलिब्रियम पे लेट अस से कि N2X जो है ना उसके मोल्स कम हो जाते हैं और O2 के भी फिर X ही होंगे कम, क्योंकि 1 मोल N2 that will react with 1 mole O2 to give 2 moles of NO. So अगर X मोल N2 के कम होते हैं तो X मोल ही O2 के कम होते हैं और उससे कितने मोल NO के बनते हैं 2, तो 2X। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया NO raised to 2 divided by N2 into O2। तो उसके हिसाब से हमने देखो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अभी एक और बात ध्यान में रख लेना कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 5% से कम हो, ये हो गया 5%, तो हमें ये जो है ना वैल्यू दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। 5% से कम हो तो ये रिएक्टेंट से जो हमने डिक्रीज किया है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो 5/28 माइनस एक्स 2/32 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स रिजेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया, क्या आ जाएगा 5/28 इंटू 2/32। तो उसके हिसाब से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ये निकालना ना मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, तो x की वैल्यू जो आएगी उसको 2x जो है वो कर लोगे। तो इससे जो भी कैलकुलेशन करके x आता है दैट इज योर आंसर। x नहीं, x को डबल करोगे, ये तो हमने कर लिया था ना पहले।
So already we have done. Okay, ये क्वेश्चन है, in a gas phase reaction A plus B to give C plus 2D, it was found when 2 mole of A and 1 mole of B and 3 mole of D, they were mixed and allowed to come to equilibrium at 25 degrees Celsius. The resulting mixture contained 0.79 mole C at a total pressure of 1 bar. To calculate the mole fraction of each species at equilibrium. B है Kx, C है K और D है डेल्टा G नॉट. तो A plus B to give C plus 2D. Initially we will start with 2 moles of A, 1 mole of B और C और D जो है उसमें से D is given to us कि 3 mole और C is not mentioned, that means C is not there at initially, तो C ले लिया हमने 0. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, x मोल कम करते जाओ. तो A में 2 में से x कम कर दिया, B में से भी x कम होगा, CX बनेगा और D में कितना एडिशन होगा 2x, डबल हो जाएगा है ना, क्योंकि 2D हो रहा है ना. तो उसके हिसाब से जो A के नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि C के दिए हैं 0.79, तो x इज गिवन 0.79 और Na आ गया, Nb आ गया, Nc आ गया, Nd आ गया, तो उससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा. बेटा ये लिखा है ना कि 0.79 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड, और C क्या है हमारा X. ओ बेटा C के हमने X लिखा उसको, बट इसने X दिया है हमें कि रिजल्टिंग मिक्सचर में 0.79 मोल ऑफ C हैं. तो 0.79 मोल है, मतलब ये 0.79 है ना C, जिसको हमने X लिया है. हमें पता नहीं था पहले कि X कितना है, बट हमने ये मान के चले कि A में से X कम होता है, तो B में से भी X कम होगा, तो X ही C बनेगा. और C जो है कितना बन रहा है वो ऊपर दिया हुआ है कि 0.79 मोल बनता है ना. इसलिए हमारे पास सबके मोल्स आ गए, सबके मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन भी आ गए, सबके मोल फ्रैक्शन आ गए तो सबके पार्शियल प्रेशर आ गए. क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है किसी भी गैस का, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर. राइट. तो Kx निकालना है. देखो Kc होता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट. Kx होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहां पे जो Kx की वैल्यू आ गई आपकी ये पूरा, और आपको पता है कि टोटल प्रेशर दिया हुआ 1, देखो 1 बार है. तो अगर मुझे Kp लिखना हो तो Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट. तो पार्शियल प्रेशर की क्या कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लिया प्रोडक्ट की पावर कोई भी है, A पावर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट पावर A, टोटल प्रेशर पावर, तो टोटल प्रेशर की जो मर्जी पावर होती रहे, ये तो 1 नहीं है टोटल प्रेशर, तो वो तो निकल ही जाएगा. इसका मतलब जो Kp है दैट इज इक्वल टू Kx इफ टोटल प्रेशर इज 1. तो इसलिए Kp की वैल्यू भी Kx के बराबर होगी.
डेल्टा जी नॉट तो पता ही है आपको, इट इज -2.303 RT log ऑफ KP। ये करो आप, यू कैन डू इट। किया ही है बट समझो इसको कैसे किया है उसने। और मुझे समझाओ, चलो कौन समझाएगा? हम्म सर यहाँ पे जो रिएक्शन ये नुकसान निकाला हम्म का उनके उसके नुकसान का नेगेटिव सब्स्टिट्यूट से टाइप के और 0.08 जो पावर हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो, इन अ सिस्टम ए सॉलिड प्लस बी गैस प्लस हीट to give 2C solid plus 2D gas, equilibrium is established, तो प्रेशर ऑफ बी वेपर इज डबल्ड। बी वेपर की जो प्रेशर है दैट इज डबल्ड। टू री एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम द फैक्टर बाय विच डी इज चेंज्ड इज बोलो। देखो अगर मैं Kp लिखूंगा तो ये आएगा प्रेशर ऑफ डी रेस्ट पर 2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ बी। अब मैं जो इसको री एस्टेब्लिश कर रहा हूं, मैं इसको 2Pb कर दिया, तो भी जो वैल्यू है ना वो Kp ही रहे, उसके लिए मुझे D कैसा करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अंडर 2PD, तभी तो ये 2PD अपॉन 2PB आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इट रिमेन्स सेम। राइट, तो √2 हो जाएगा। Equilibrium constant Kp for the reaction is given at 400 degrees Celsius. So what will be the equilibrium constant at 500 degrees Celsius if heat of the reaction in this temperature range is given -105185.8 जूल। तो ये मैंने रिलेशन अभी बताया था आपको, जस्ट लाइक आर इन एस इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर इन एस इक्वेशन, log Kp2 upon Kp1 is equal to delta H upon 2.303 है ना। तो Kp2 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। Kp1 इज गिवन, T1 is given, T2 is given, delta H is given, R you know in terms of joule,
तो ये रिलेशन भी याद रखना, एनसीईआरटी ने ये रिलेशन नहीं दी है। Okay, which of the following will cause deep red color to disappear on the addition of HgCl2, oxalic acid, AgNO3 in the reaction? ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिकल रिलेटेड है, पर याद रखना इक्विलिब्रियम चैप्टर प्रैक्टिकल का भी इसमें रोल है। Fe3 प्लस HCN की प्रेजेंस में डीप रेड कलर देता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये एक्चुअली FeHCN ट्वाइस होता है ना। तो Hg2 प्लस जब इसमें आता है तो ये रिप्लेस हो जाता है HCN, Fe3 प्लस अलग हो जाता है। तो Hg, हाँ जी बेटा, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें से, इन तीनों में से कौन जो रेड कलर है, डीप रेड कलर है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है FeHCN2 प्लस, इस कलर को डिसअपियर कर सकता है ऑन एडिशन ऑफ ये तीनों, अगर तीनों में से कौन सा ऐड करें कि जो रेड कलर है ना, वो डिसअपियर हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्योंकि डिसअपियर कब होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स से नहीं रहेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स रहता है तो फिर क्या होगा कि रेड कलर डिसअपियर नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से एक्चुअली जो Hg2 प्लस है ना, वो HCN से स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है HgHCN ट्वाइस, ठीक है। तो ये कॉज करेगा डिसअपियरेंस ऑफ रेड कलर। वैसे ही जो ऑक्सैलिक एसिड है वो भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो, अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, अब डाइडेंटेड लिगेंड है ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक ही, तो इट इज ऑल्सो कॉजेज डिसअपियरेंस ऑफ रेड कलर। इवन Ag प्लस जो है दैट ऑल्सो फॉर्म इनसॉल्युबल। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ कि तीनों ही करेंगे, ये तीनों ही करेंगे। Ag प्लस भी HCN नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इनसॉल्युबल PPT बनाता है। Hg2 प्लस भी सेम, और ऑक्सैलिक एसिड भी। तो तीनों ही ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसके साथ, तो दे कैन कॉज डिसअपियरेंस ऑफ डीप रेड कलर, ऑल द थ्री। When each of the following species are transferred to a flask having double volume of the earlier flask, तो कौन से रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड? बोलो। Sir, option C. 1 and 4। क्यों ऐसा बोला आपने बच्चे?
वॉल्यूम जो इंडस्ट्री से हाँ, there is a change in gaseous moles, but second और third में the number of gaseous moles on both side are same, right? बिल्कुल सही. ओके, सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे. उससे पहले आप जो है क्वेश्चंस भेज देना मुझे, ठीक है? इक्विलिब्रियम सॉल्व करो क्वेश्चंस. इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन विच इज़ डाउटफुल या आपको डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ शेयर और फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है? ओके, बाय बेटा. बाय. रिमी, रिमी, रोटी पाई दिया था, पड़ी?